ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां किसान नेताओं का मुकदमा वापस लेने की मांग उठी है। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां बाइक सवार की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। अंबेडकर नगर के थाना बसखारी अंतर्गत शुक्ल बाजार में खड़े एक ऑटो रिक्शा में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर नीतीश कुमार तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। 12/2025 को थाना बसखारी के शुक्ल बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति मृतक अवस्था में प्राप्त होने की सूचना मिली, जिसकी तस्दीक करने पर ज्ञात हुआ कि इनका नाम संजय उर्फ गप्पू पुत्र राम दुलार है, जो कि ग्राम पड़रिया फौलादपुर थाना बसखारी क्षेत्र के निवासी थे। मृतक के पिता ने लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि मृतक शराब पीने का आदी था। संभवतः अत्यधिक ठंड की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हुई है। व्यक्ति के शरीर पर प्रथम दृष्टया चोट के कोई निशान नहीं दिखे हैं। खून की उल्टी होने से व्यक्ति के कपड़े पर खून के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेज दिया गया है। मृत्यु के वास्तविक कारणों की जांच के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। बसखारी थाना क्षेत्र के मुसलहा भिदूर गांव में एक अधिवक्ता पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसने न केवल कानून व्यवस्था बल्कि न्याय व्यवस्था की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 14 दिसंबर 2025 को अधिवक्ता महेंद्र निषाद और उनके साथियों ने लाठी, लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया, जिसमें अरविंद कुमार, उनके चाचा रवि कुमार, चाची रेखा देवी और भाई प्रविंद गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के बाद 16 दिसंबर को जब पीड़ित जिला अस्पताल पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें फिर से धमकाया और मोबाइल और सोने की चेन छीन ली। हालांकि पुलिस लूट गए सामान की बरामदगी नहीं कर पाई। इस मामले में दोनों पक्षों से मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच निष्पक्ष होगी या फिर दबाव में आकर दब जाएगी। इस प्रकरण ने बार एसोसिएशन की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और अब पूरे जिले की नजरें प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। हाँ भाई साहब, आप बताइए, अभी तक जो बयान दिया गया इसमें आपका क्या दिक्कत हुई? जी, मैं गया था, इनको मेरे चाचा लगते हैं और एक मेरी चाची थी। मैं दोनों पेशेंट को लेकर जिला हॉस्पिटल पे गया था कि इन दोनों को मतलब करवा रहा था, मैं जांच करवा रहा था और मेरा एक भाई लगता अरविंद था, वो भी साथ में था। मेरा वहाँ पर मोबाइल और सोने की चैन था, वो छीन लिया गया मुझसे। कौन जानलेवा हमला भी, मतलब 2-4 लोग को लिवा कर महेंद्र वकील और निकल और मुकेश ने आकर मुझे मतलब घेर के जानलेवा बोला, बाहर निकल। ये महेंद्र वकील, अच्छा, वो जो आप लोगों ने बयान दिया वो महेंद्र वकील है क्या? हाँ, महेंद्र वकील जान से मारने का धमकी दिया, कहा कि मतलब अगर बाहर निकलो तो उसके बाद तुम लोग को बता दे रहा हूँ और मैं डॉक्टर हूँ, तुम जिले पे कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, ऐसे बोल सब कुछ। तो अस्पताल में हल के उन्होंने आपके मोबाइल छीना और चैन भी छीना? मैं कानूनी कार्रवाई भी किया हूँ, अभी तक कोई इशू नहीं मिला। थाने पर तहरीर दिए हो? किस थाने पर? बसखारी भी दिया हूँ, जिले पे भी दिया हूँ, कोतवाली अकबरपुर में। पुलिस भी एक महिला कांस्टेबल थी, वो भी साथ में थी, उसको भी धमका रहे थे। तुम क्या करोगी? ठीक। हाँ, आप बताइए। हम बचाने मतलब छुड़ाने गए थे, छुड़ाने के चक्कर में। कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम सभा भिदूर मुसला के निवासी हैं। हम मार झगड़े के पीछे गए थे छुड़ाने के लिए, हमसे हमारे पीछे वार किया गया है। कौन वार किया? और जोगिंदर। और कौन थे मार करने में? मार करने में जोगिंदर थे, निकल थे, महेंद्र थे। महेंद्र कौन है? महेंद्र वकील, सिरकीस थे, अनुराग थे, अंकित थे। ये सब गांव के ही थे? हाँ, सब गाँव के। तो आपको कहाँ चोट लगी? हमारे सिर पे लगा है, सिर पे जो है ये फट गया, टाका लगा हुआ 4। चलो इधर मुँह करो। कार्रवाई क्या हो रही? पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कुछ भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हमारा अभी एक पेशेंट रेफर होके वहाँ जिले पे है, अभी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 2 रोज हो गया, उनका अभी टाका तक नहीं लग पाया है। अच्छा, मेरा नाम प्रविंद है, निवासी रहने वाला ग्राम मुसलाह का।
थाना बसखारी, हम्म, जिला टांडा, हम्म, जिला अम्बेडकर नगर, तहसील टांडा। मामला क्या था? मामला मारपीट का था। किसको लेकर मारपीट किया, किसने किया? ये महेंद्र निषाद ने किया है। हम जा रहे थे मार्केट करने शाम के समय, लगभग 6:30 बजे के आसपास। हमें मतलब हमारा नाम लेकर वो लोग गाली दे रहे थे। मैं बाइक से उतर के उनसे बस यही पूछा कि मुझे क्यों गाली दे रहे हैं। इतने में सबने मुझे मारना चालू कर दिया। महेंद्र, श्रीकेश, मुकेश, जोगेंद्र, निक्कल और अंकित और वो रूदल, तो सबने मिलकर मारा हमें। सबने मिलकर मारा। तो बसखारी थाना वालों ने क्या किया? उस पर FIR हुआ या नहीं अभी तक? FIR हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई में क्या नहीं हो पा रहा है? हमारा तो अभी ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ है। जिला अस्पताल में थे क्या आप लोग? हाँ, हमारी चाची मतलब जिला अस्पताल में भी है। अच्छा, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, उनको ज़्यादा लगी है? उनको भी ज़्यादा लगी, उनकी नाक फट गई है। आपको कहाँ कहाँ लगा? हमारे ये लगा है, चैन के गेट में मारा गया है। चैन के गेट से मारा गया। तो पुलिस वालों ने क्या भेजा था यहाँ से इलाज करवाने के लिए? इलाज करवाने के लिए भेजे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं ट्रीटमेंट हुआ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ट्रीटमेंट अस्पताल में नहीं हो पा रहा है। नहीं, और मारने वालों को गिरफ्तारी हुई कि नहीं अभी? कुछ भी नहीं हुई साहब, है? कुछ भी नहीं उन लोगों का हुआ। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि है। आपको कैसे चोट लगी थी? मैं गया था वहाँ छुड़ाने के लिए, हमें भी मार दिए। अच्छा, तो आपको भी लगा और आपको भी लगा था ना? हाँ, हमारे पिताश्री को भी लगा, हमारे चाची को भी लगा है। अच्छा, हाँ, तो इलाज ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, FIR हुआ, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, यही ना? हाँ, तो क्या चाहते हैं पुलिस अधीक्षक से अब इस मामले को? हमें न्याय चाहिए। है? हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ, तो मारपीट कैसे हुआ था? किसी मामले को लेकर कि बस खाली? कोई मामला नहीं था। वहाँ मैं बाइक खड़ा किया, वो लोग घेर कर मुझे मारने चालू कर दिए। मतलब कोई मामला नहीं था? कोई मामला नहीं था। मैं बस वही, मेरी गलती यही थी, मैं उनसे पूछ लिया कि मुझे क्यों गाली दे रहे हो। वो भी नाम लेकर मेरा गाली दे रहे थे, तभी उसी पर मैं पूछा। आपका क्या नाम है दादा? आप घर ही के हैं? हाँ, गए मेरे पिताश्री का पिता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरी माता श्री। शीला। ये आपके बच्चे हैं? हमारे बच्चे हमारे अच्छा, तो आप इसमें क्या चाह रहे हैं? हमारे कबले के हम लोगन के अथुआ कहिए क्या? अब कबले की हमारी सुनवाई होती ना, हम लोगन को सुनवाई होती है। सब मार के गिरा जो उनका मेहरारू लड़का बच्चा सब चीका मार के हर साथ भी वार किया गया हमारे। हम लोग पूछने गए थे, मारने शुरू कर दिया और असलाह भी निकाला गया था वहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक 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 ठीक। CCTV कैमरा भी नहीं चेक करा रहे हैं। वो CCTV कैमरा भी लगा हुआ। CCTV कैमरा भी लगा, कोई चेकअप नहीं करने दे रहा। वो बोला हमें नहीं चेकअप करने दूंगा। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के 2 किसान नेताओं को एक साजिश के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजे जाने का मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने दोनों नेताओं को 13 साल की सजा सुनाई है। इस पर विरोध जताते हुए गुरुवार को मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा के नेतृत्व में किसान यूनियन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को दिया। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि दोनों किसान नेताओं का मुकदमा तत्काल वापस लिया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस विरोध के बाद किसान नेताओं पर कार्यवाही की और उनके बीच आक्रोश बढ़ा है। उन्होंने मांग की कि किसी भी कानूनी तरीके से किसान नेताओं को जेल से रिहा किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभाकांत मिश्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महात्मा टिकैत भारतीय किसान यूनियन। किस बात को लेकर आज आप आज जिलाधिकारी तो पास आए? किसान नेता हमारे जो तमिलनाडु की, वो अपना हक की लड़ाई किसानों की सत्याग्रह में आंदोलन कर रहे थे, तो उनको इस सरकार द्वारा जो बंद किया गया है
आजीवन सजा दी गई है। तो पूरे प्रदेश में आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ये ज्ञापन दिया जा रहा है और ये मांग की जा रही कि उस नेताजी को तत्काल रिहा किया जाए, नहीं बहुत बड़ा देश पे आंदोलन होगा। किस बात को लेकर ये घटना घटी? ये जो ज़मीन का कुछ था वहाँ पे आंदोलन चल रहे थे, तो उन्हें उठा करके बंद किया गया और आजीवन सजा भी उनकी दी गई है, तो उनको रिहा किया जाए। ऐसे नेता को जो किसानों के प्रति लड़ रहे हैं, तो तमिलनाडु के हैं और पूरे प्रदेश में आज मुख्यालय पे प्रदर्शन हो रहा है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है, संयुक्त मोर्चा के आह्वान है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है इनको तत्काल रिहा किया जाए, ये किसानों की मांग है। और अगर नहीं रिहा किए जाते हैं तो आगे रणनीति जनवरी में जो इलाहाबाद हमारा शिविर लगेगा उसमें रणनीति बनेगी और आंदोलन होंगे। पूरे देश में हर जिले में मुख्यालय पे आंदोलन होंगे, उनको रिहा करा के ही किसान दम लेगा। अभी आप नगर मजिस्ट्रेट से मिले, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया कि ये राष्ट्रपति के नाम से संबोधित ज्ञापन है, राष्ट्रपति को भेजा जाएगा महामहिम के लिए, और जो भी उनके आदेश पे राष्ट्रपति को पावर होता है तत्काल रिहाई करें और उनको घर तक पहुँचाएँ। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खजनी थाना क्षेत्र के उसबा स्थित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में हेडमास्टर पर रसोइया के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने बताया कि विद्यालय परिसर में किसी विवाद के बाद हेडमास्टर ने उसके साथ हाथापाई की। पीड़िता ने खजनी थाने पहुंचकर लिखित तहरीर दी, लेकिन थानाध्यक्ष ने इसे विभागीय मामला बताते हुए तहरीर वापस कर दी और एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और वह अब उच्चाधिकारियों से न्याय की मांग करेगी। पुलिस का कहना है कि ये मामला विद्यालय से जुड़ा होने के कारण विभागीय स्तर पर निस्तारण किया जाएगा। फिलहाल ना तो एफआईआर दर्ज हुई और ना ही शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। गोरखपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में शहजाद नदी पर निर्माणाधीन पुल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने आमजन की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदार को निर्देश दिए कि पुल निर्माण के दौरान 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए एक सुरक्षित अस्थायी मार्ग तैयार किया जाए ताकि स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही उन्होंने वन वे यातायात व्यवस्था लागू करने की बात भी की ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। जिलाधिकारी ने ठेकेदार को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण काम करने की चेतावनी दी और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी अपनी समस्याओं और सुझावों को जिलाधिकारी के समक्ष रखा, जिनका शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया गया। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मेजा थाना क्षेत्र के रामनगर केवटही गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें जयचंद्र पुत्र त्रिवेणी प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। जयचंद्र किसी कार्य के लिए पटकौली जा रहे थे, तभी तरवाई गांव के समीप तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाकर जयचंद्र को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें शहर के अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक जयचंद्र की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उनका शहर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा में पूर्व बसपा प्रत्याशी सर्वेश बाबा तिवारी ने प्रेस वार्ता करते हुए गंभीर आरोप लगाए कि मेजा, कोराव और मंडा तहसीलों में फर्जी डिग्रियों के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। उनका कहना था कि इन तहसीलों में डॉक्टर्स की डिग्री सही नहीं है और नर्स स्टाफ की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन फिर भी लंबी वसूली करके रजिस्ट्रेशन कर दिए जाते हैं। बाबा तिवारी ने आरोप लगाया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज इस मामले को कभी देखने नहीं आए और अगर इस पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे और जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं का ऑपरेशन महिला डॉक्टर को ही करना चाहिए, लेकिन कई मामलों में पुरुष डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो कि कानून और अपराध के खिलाफ है। सर, आप ये बताएं कि अभी जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से, कि स्वास्थ्य विभाग से कहीं न कहीं जनता त्रस्त है और खासतौर से मेजा, कोराव मोहल्ला में बता रहे हैं परछना के अंदर, ये जो तहसीलें हैं यहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन के
चल रहे हैं और एक रजिस्ट्रेशन पे दो से चलते हैं, इस पे क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग जितने भी देहात के एरिया हैं, घोर उनकी लापरवाही। आप देखिए कि हमारे क्षेत्र में मेजा विधानसभा के अंदर एक भी एमबीबीएस नहीं है, एक भी एमबीबीएस डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सैकड़ों अस्पताल मिलेंगे। बंगाल से आकर आप देखिए, मेरे बगल में जस्ट गौरी देवी अस्पताल है, बंगाल से आकर इनके पास कौन सी डिग्री है? कोई डिग्री नहीं, लेकिन खुलेआम अस्पताल चल रहा है। किसके सह से चल रहा है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जिलाधिकारी महोदय से जानना चाहता हूँ, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से जानना चाहता हूँ। रामनगर में आप देखिए माँ पीताम्बरा अस्पताल है, कौन सी डिग्री है उनके पास? कहाँ चला रहे हैं? प्रयाग हॉस्पिटल है, एक रजिस्ट्रेशन पर तीन हॉस्पिटल चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को, आला अधिकारियों को इसका पैसा जा रहा है। एमबीबीएस डॉक्टर का लेकर रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हो आप, उनके नाम पर अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन आपके अस्पतालों में एक भी एमबीबीएस डॉक्टर किसी भी दिन नहीं मिल जाएगा। आप चले जाइए, बगल में गौरी देवी अस्पताल है, आप देखिए कि स्वयं डॉक्टर साहब बंगाल से हैं, लेकिन कोई डिग्री उनके पास नहीं है। लेकिन कोई भी ऑपरेशन आप करा के चले आइए, सारा ऑपरेशन वो करने के लिए तैयार है। आखिर किसके महिलाओं की से क्या कहना? महिलाओं की जो महिलाओं का ऑपरेशन क्या जेंट्स करते हैं, लेडी डॉक्टर नहीं करते? नहीं, योग्य डॉक्टर हो, मेरा कहना है जेंट्स और लेडीज की बात नहीं, योग्य डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, एमडी हो, वो किसी का ऑपरेशन करें, लेकिन बिना महिलाओं को डिलीवरी क्या जेंट्स कर सकता है? नहीं, महिलाओं से ही होना चाहिए। महिला एमबीबीएस गायनोकोलॉजिस्ट होना चाहिए, गायनो की स्पेशलिस्ट डॉक्टर होनी चाहिए। लेकिन आप चले जाइए मेजा विधानसभा के अंदर जितने भी अस्पताल चल रहे, एक भी एमबीबीएस डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। आपकी कोई भी अस्पताल देख लीजिए, जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, सब फर्जी डॉक्टरों से डिग्री उनकी लेकर उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन एक भी डॉक्टर अस्पताल में झांकने नहीं आता और झोला छाप डॉक्टर अस्पताल चला रहे हैं। जब कोई घटना हो जाती है, अगर पेरेंट्स शिकायत करते हैं, अभिभावक को शिकायत करते हैं, तो उसमें उच्च अधिकारियों को और हॉस्पिटल से पैसा जाता है और उस कोई कार्रवाई नहीं होती। दिखावटी के लिए महीना 15 दिन के लिए सीज हो जाएगा, फिर पैसा लेकर अस्पताल खोल दिया जाता है। आप देखिए जितने भी लैब हैं, किस डॉक्टर के नाम पर रजिस्ट्रेशन है, आप उसको पता करिए। अल्ट्रासाउंड कौन चला रहा है? ये गौरी देवी वाले तो मेजा में अल्ट्रासाउंड भी चला रहे हैं। कौन सी डिग्री है इनके पास? खुलेआम अल्ट्रासाउंड चला रहे हैं। ये बस सरकारी बताते हैं कि सरकारी संस्था से मुझे सरकार तरफ पैसा आता अल्ट्रासाउंड का। अब क्या जाने, ये तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बताएंगे ना। और खुलेआम स्वास्थ्य विभाग में मेजा से 20 लाख रुपए महीना जा रहा है अस्पतालों से। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली शहर के जेल रोड स्थित अवध हॉस्पिटल एक बार फिर गंभीर आरोपों में घिर गया है, जब किडनी की पथरी जैसे सामान्य इलाज के लिए भर्ती 22 वर्षीय दीपक गुप्ता की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। दीपक गुप्ता मोहम्मदपुर कुचरिया निवासी संतोष गुप्ता का पुत्र था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की घोर लापरवाही और गलत इलाज के कारण दीपक की मौत हुई। अस्पताल प्रबंधन की चुप्पी ने परिजनों के आक्रोश को और भड़का दिया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के सामने शव रखकर सड़क जाम कर दी और जमकर हंगामा किया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप रहा और रोडवेज बसें तथा भारी वाहन जाम में फंसे रहे। घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी अरुण नौहार ने मामले की जांच और सख्त कार्यवाही का भरोसा दिलाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्यवाही की बात कही है। मेरे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है, मेरे भाई का नाम दीपक था। संडे के दिन जो है मैंने यहाँ पे जो है अपने भाई का पथरी का ऑपरेशन जो है कराने के लिए यहाँ एडमिट कराया अवध हॉस्पिटल में। और उसके बाद जो है यहाँ हमने जो है पूरा यहाँ प्रक्रिया जो है एक पथरी ऑपरेशन का जो करने के लिए कहा गया। उसके बाद जो है उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि जो है डॉक्टर बोला कि जो है अगर हमारे धर्मवीर सिंह ने जो उससे जो यहाँ के जो मैनेजर है उसने बात किया, तो उन्होंने कहा कि अगर हम केस देखेंगे, पहले मरीज को देखेंगे, उसके 2 पथरी थी, तो एक ही लेजर से दोनों पथरियों का ऑपरेशन कर दिया गया। ना हमसे बताया गया और ना उसके बाद करने के बाद भी बताया जा रहा। पहले अनुसार पहले देखना चाहिए ना, हमको बताना चाहिए। हमने पहले यहाँ एक ही तो करा रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले मरीज को देखेंगे, उसके बाद जो है हम फिर तब करेंगे। कितनी उम्र थी आपकी? 24 साल। क्या हुआ आज आप लोग प्रदर्शन में? भैया जो है उन्हीं एक जो अवर हॉस्पिटल के जो है डॉक्टर, इनकी भी चाल है इसमें। और जो इन्होंने जिससे ऑपरेशन कराया रणधीर सिंह है जो लखनऊ के, वो उसने भी। उसके बाद जो है यहाँ से जो है हमको जो है सोमवार
मंगलवार को जो है यहाँ से सुबह पहाड़ जो है हमको यहाँ से जो है रिफर का कोई कागज नहीं दिया। इनका मैनेजर मेरे साथ एम्बुलेंस से जो है रणधीर सिंह के यहाँ गया और नाम सही बताओ। धर्मवीर सिंह के यहाँ गया और धर्मवीर सिंह ने जो है जब सवेरे मैंने जब यहाँ स्थिति खराब हो गई तो धर्मवीर सिंह ने जो है जवाब दिया कि जो है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लेके आइए। और इनका साथ में मैनेजर मेरे साथ गया और उसके बाद लखनऊ गए मोहनलालगंज। उसके बाद जो है वहाँ उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मेरे भाई को वहाँ एडमिट नहीं किया। उसके बाद मैं राजधानी में ले गए, वहाँ जवाब हो गया। फिर जो उसके बाद फिर हम सीधा लेके चले गए सहारा मैक्स हॉस्पिटल में, वहाँ फिर अंदर ले लिए। उसके बाद फिर वहाँ से हमारी प्रक्रिया जो है चालू हो गई और पुलिस के अंदर में हो गई वो बॉडी। उसके बाद प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमको न्याय कुछ नहीं चाहिए कि जो है इसमें जितने लोग 2-3 लोग शामिल थे इनको लोगों को कोई कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल पूरा बंद होना चाहिए बस। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? भाई की जान चली गई नहीं, इनकी पूरी वीडियो है और जो है इन्होंने अपनी अस्पताल का कोई रिपोर्ट नहीं दिया। डॉक्टर ने धमकी भी दी थी क्या? डॉक्टर ने धमकी दी है रणधीर सिंह ने। हाँ, कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या है पूरा मामला? ये पेशेंट एक यहाँ पे इलाज हुआ था संडे के दिन। इसके बाद में ज़्यादा गंभीर हुआ तो फिर ये लोग लखनऊ ले गए बाहर। इस बीच में इन लोगों की शिकायत है कि लापरवाही की गई है, तो अभी नए पेशेंट के लिए इसको सील कर दिया गया, कोई नया पेशेंट नहीं। और बाकी जो भी दोषी हैं इस प्रकरण में सबके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई, तहरीर प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी। तो जांच किस तरह से कराई जाएगी, कौन कमेटी? जांच में अभी तो हम लोग सीओ, मैं और ACMO हैं यहाँ पे। अभी कमेटी और लोग शामिल किए जाएंगे, कमेटी से होगा पूरा। रायबरेली से सीनू संवाददाता शिवानी अग्रहरी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है और उनके पास से साइबर फ्रॉड के 98,200 रुपये नकद, 7 स्मार्टफोन, 1 मोटरसाइकिल और 1 मारुति स्विफ्ट कार बरामद की गई। ये गिरफ्तारी कपिलवस्तु थाना पुलिस द्वारा की गई, जिसमें शहजाद परवेज अब्दुल्ला और मोहम्मद वसीम सिद्धार्थनगर जिले के निवासी हैं, जबकि उनका साथी आशीष कुमार मिश्रा नेपाल के चाकर चौड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने इन सभी को समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान अभिषेक महाजन ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से सिद्धार्थनगर पुलिस को विभिन्न राज्यों से साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें एक खाते से 1,07,37,020 रुपए की धोखाधड़ी की सूचना थी। जांच के बाद इस खाते से फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला सामने आया। पुलिस कप्तान ने कहा कि साइबर अपराध का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कार दिया जाएगा और पुलिस बाकी अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार करेगी। देखिए, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस क्रम में बुलाई गई है कि थाना प्रभारी कपिलवस्तु और कपिलवस्तु थाने की जो साइबर प्रभारी हैं और उनकी जो साइबर सेल की टीम है उनके द्वारा म्यूल खातों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान पता चला कि थाना क्षेत्र कपिलवस्तु में ही एक ऐसा म्यूल खाता है जिसमें लगभग 1,07,00,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। उसकी जब विस्तृत जांच की गई तो पता चला कि इस खाते में साइबर फ्रॉड की धनराशि आती थी और फिर इसी खाते से आगे कुछ और खाते हैं जिनमें जाती थी और फिर उसमें ये लोग कैश विड्रॉवल करके अपने निजी खर्चों के लिए पूरा कर रहे थे। और जब इसकी छानबीन और गहनता से की गई तो NCRP पोर्टल और समन्वय पोर्टल का सहयोग लेते हुए ये मालूम पड़ा कि लगभग पूरे देश से 35 कंप्लेंट हैं जिसके संपर्क में या जिस संबंध में इस खाते का उल्लेख भी था कि 35 ऐसे कंप्लेंट NCRP पोर्टल पे दर्ज थी जिसमें साइबर फ्रॉड का जो पैसा है इस खाते में गया था। तो उस पर थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है शहजाद खान, आशीष मिश्रा, परवेज़ अब्दुल अहद और मोहम्मद वसीम। ये 5 लोग थाना क्षेत्र कपिलवस्तु के रहने वाले हैं और इनके पास से जो बैंक स्टेटमेंट निकली उससे भी इस चीज़ की पुष्टि हुई और जो इन्होंने पैसा उसका उपयोग किया उसमें 7-8 मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स मिले इनके पास, कुछ कैश मिला है, गाड़ी मिली है, मोटरसाइकिल मिला है, उन सबको जब्त किया गया है और आज इनको जेल भेजा जा रहा है। और जो थाने की टीम है उसको भी पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जाएगा और आगे भी विवेचना में जो और चीज़ें निकल के आएंगी उस पर भी आगे कार्रवाई करते हुए एक साइबर फ्रॉड के चलते जो हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा भी निर्देश दिए जा रहे हैं और एक हाई प्रायोरिटी क्राइम है और आजकल काफ़ी लोग इसके चंगुल में आ रहे हैं, उनको जागरूकता के साथ साथ जो साइबर अपराधी हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसने की
हमारी मुहिम जारी रहेगी। सर 1,07,00,000 के सापेक्ष में जो अमाउंट रिकवर हुआ केवल 98,000 हुआ है सर, इसकी बाकी रिकवरी जैसा मैंने बताया कि ये जो खाता था ये एक म्यूल खाता था। अब आगे इस खाते से और भी लेयर होंगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे पैसा देते थे, क्योंकि आजकल जो हमने अभी देखा है ट्रेंड जो है कि जो साइबर फ्रॉड कर रहा है वो अपने खाते में पैसा नहीं मंगवाता, किसी और के खाते मंगवाता है, और उसके खाते से भी आगे 4-5 ऐसे खाते हैं जो हो सकता है कि खाता म्यूल खाता है या किराए पे लिया हुआ खाता है, उसके माध्यम से कुछ कमीशन लेके या कुछ परसेंटेज फिक्स करके आम आदमी को कभी कभी जाने अनजाने में भी ये लोग उससे मनी लॉन्ड्रिंग भी करवाते हैं। तो ये विवेचना का विषय है, इसमें आगे भी और तफ्तीश अभी जारी है। किस चीज़ का रुपया था, कहाँ से आया था, क्या इसकी पुष्टि हुई है? बताया जा रहा है कि हैदराबाद, चेन्नई, कश्मीर से सब जुआ का जो डॉलर में रुपया कन्वर्ट हो गया था, ये उस तरह का पैसा है? नहीं, ऐसा अभी तक इसमें उस चीज़ का नहीं है। ये है साइबर फ्रॉड जो होता है, जैसा आप जानते हैं, अगर आपके साथ या हमारे साथ या किसी भी हमारे परिचित के साथ साइबर फ्रॉड हो तो उसकी आदमी शिकायत करता है। 1930 एक साइबर हेल्पलाइन है। उसके बाद NCRP पोर्टल है एक भारत सरकार का, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। उस पोर्टल में आदमी बताता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, इतना पैसा मेरा चला गया और ये उसका विवरण था। उस पर फिर पोर्टल में ही ऐसी सुविधाएं हैं, वो पता चल जाता है किस खाते में गया है। उस खाते का जब पता चलता है तो पोर्टल से मालूम पड़ता है कि इस खाते की जाँच की जाए। उसी संबंध में ये जाँच आगे बढ़ती है। क्योंकि इस रैकेट का जो मास्टरमाइंड है वो कौन था, क्या इसकी पता पाई? अभी वो एक पूरा लंबा रैकेट। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लंबा रैकेट है। जो घोटाला, ये जो फ्रॉड हुआ है, ये सूत्रों से जो है कम से कम 40 से 42 करोड़ के आसपास का। नहीं, और भी हो सकता है, और ये एक सिंगल इवेंट नहीं है। जैसा मैंने कहा कि 35 जगह में इसी म्यूल खाते का उस पर उल्लेख था। और भी ऐसे कुछ होंगे जो हो सकता है रिपोर्ट ना हुए हों। अब उनका सत्यापन हर जगह से कराना पड़ेगा, वो एक विवेचना का विषय है। वो आगे हमारी तफ्तीश जारी है और जैसा उसमें कुछ अपडेट आएगा तो आपको बताया जाएगा। पूछताछ में कुछ बताया होगा कैसे लोग? अभी वो जारी है पूछताछ, आगे आपको डिटेल बताएंगे, प्रेस नोट दे देंगे। थैंक यू। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।